हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आइज में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है टैक्सेशन का। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। यू कैन सी हमने टैक्स एंड ड्यूटी तक कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। पूरा आपको टैक्सेस का मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो उसको आप जरूर देखिए बिकॉज ये आपको आगे हेल्प करेगा आगे का टॉपिक समझने में। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेस एंड सरचार्ज, आई वांट टू टेल यू दैट अगर आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे सारे के सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख सकते हैं। मैं पूरा इकोनॉमिक्स कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, बिकॉज आपको बुक्स पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजीली चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सेस एंड सरचार्ज। तो आपने सेस का नाम भी सुना होगा, सरचार्ज का नाम भी सुना होगा। मे बी सरचार्ज का नाम आपने ना सुना हो, लेकिन सेस का नाम जरूर सुना होगा। फॉर एग्जांपल, जब आप टिकट्स लेते हैं, रेलवे टिकट्स में लिखा रहता है SBM सेस, मतलब स्वच्छ भारत मिशन सेस। ठीक है, तो उसमें और ये हमारे सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता है वो आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं तो ये जो सेस और सरचार्ज है, ठीक है, ये दोनों का मतलब होता है टैक्स ओवर टैक्स। मतलब जो टैक्स लग चुका है उसके ऊपर और टैक्स लगना, उसे हम इनफॉर्मली दोनों को कह सकते हैं टैक्स ओवर टैक्स। लेकिन फॉर्मली नहीं है, मैं आपको टेक्निकल मीनिंग बताऊंगा, लेकिन आप अभी सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि सरचार्ज और सेस का मतलब होता है कि टैक्स ओवर टैक्स। ठीक है, अगर आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया उसे हम बोलते हैं सेस या सरचार्ज। और दोनों के दोनों डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी लगाया जा सकता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल SBM सेस, ठीक है, SBM सेस इसका एग्जांपल हो गया। और वहीं पर फिर एक और सरचार्ज का एग्जांपल क्या होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, एग्जांपल हो गया। अब सबसे बड़ी बात तो ये लगाया क्यों जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है बिकॉज गवर्नमेंट को एडिशनल इनकम की जरूरत पड़ती है। टैक्स का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को एडिशनल इनकम मिलेगी, तो सरचार्ज और सेस को दोनों को एडिशनल इनकम के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब दोनों को एडिशनल इनकम के लिए लगाया जाता है, दोनों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर लगाया जा सकता है, दोनों का मतलब टैक्स ओवर टैक्स ही होता है, तो फिर इसका नाम अलग अलग क्यों है। ठीक है, मतलब दोनों का नाम एक भी हो सकता है, चाहे तो सरचार्ज रख देते हैं या फिर सेस रख देते हैं, ऐसा अलग अलग क्यों रखा गया। देखिए, अगर किसी चीज के ऊपर सेस लगाया गया, ठीक है, डिफरेंस समझिए, अगर किसी चीज के ऊपर सेस लगाया गया तो जिस चीज के लिए लगाया गया, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने देखा कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगाया गया या फिर एजुकेशन के ऊपर लगाया गया, तो उसको जो पैसा मिलेगा सेस से, उसको सिर्फ और सिर्फ खर्च किया जाएगा कहां पर, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में या SBM में। लेकिन सरचार्ज में ऐसा नहीं होता है। सरचार्ज में फॉर एग्जांपल किसी की इनकम के ऊपर लगा दिया गया, फॉर एग्जांपल की जिनकी इनकम 50 लाख के ऊपर रहती है उसके ऊपर 10% का सेस लगाया जाता है, और किसी की इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो उसके ऊपर 15% का सेस लगाया, मतलब दैट मीन सरचार्ज लगाया जाता है। लेकिन ये फिक्स नहीं होता है कि ये किस चीज के लिए यूज किया जाएगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने जो मतलब फिजिकल डेफिसिट के लिए यूज कर सकते हो सकता है गवर्नमेंट किसी का घर बनवाने के लिए यूज कर दे। लेकिन सेस का फिक्स है कि अगर SBM के लिए लगाया गया तो उसको सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन में ही लगाया जाएगा। ठीक है, और कहां कहां पर सेस लगते हैं मैंने आपको बता दी कि 50 लाख की, दैट मीन सरचार्ज आप बात करते हैं। सेस तो आप समझ गए, इजी है। सरचार्ज के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। आप समझ गए 50 लाख के ऊपर 10% का सरचार्ज लगा है, 1 करोड़ के ऊपर 15% का सरचार्ज लगा है। इन द सेम वे जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, ठीक है, जब आप मतलब कोई भी चीज बाहर से इंडिया में आती है तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या होता था कि एक एजुकेशन सेस लगा करता था। ठीक है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने 2018 और 19 के बजट में उसे चेंज कर दिया सोशल एंड वेलफेयर सरचार्ज से। मतलब इसका मतलब क्या है, पहले एजुकेशन सेस लग रहा था, मतलब ये था कि पहले गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ये पैसा खर्च कर रही थी। लेकिन अब जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दिया, अब गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्पस के लिए, मतलब वेलफेयर तो कुछ भी हो सकता है, कोई स्कीम भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा एंड ऑल, ठीक है, तो वहां पर भी खर्चा किया जा सकता है, तो वहां पर ऐसा खर्च करने लगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो 2018-19 के बजट में एक चीज और चेंज की गई है, वो ये कि सबसे पहले क्या होता था कि इनकम टैक्स के ऊपर, ठीक है, इनकम टैक्स के ऊपर एक एजुकेशन सेस लगा करता था। ठीक है, एजुकेशन सेस लगा करता था जिसे यूज किया जाता था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो दैट वाज अ गुड थिंग। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब किसी की भी इनकम हो, ठीक है, मतलब जो मैंने आपको 50 लाख और 1 करोड़ वाली दिखाई वो तो अलग है, उसके ऊपर सरचार्ज ही लग रहा अभी भी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो अभी हम लोग सब लोग इनकम टैक्स भरते हैं उसके ऊपर भी अलग से एक 3% का एक एजुकेशन सेस लगता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018-19 में से चेंज कर दिया। ठीक है, इसका रीनेम कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, इससे गवर्नमेंट को मतलब दैट मींस गवर्नमेंट को 11,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड मिलेगा। क्या मिलेगा, 11,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1% बढ़ा दिया। पहले देखिए यहाँ पर 3% था, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर 4% कर दिया गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का, आपको याद है प्लान आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि हम सबको मतलब साल के 5 लाख रुपए देंगे, तो पैसा कहां से आएगा, वो 11,000 करोड़ का, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट यहां से निकालेगी, मतलब हम लोग से निकालेगी। फाइन।
तो आप समझ गए सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ सरचार्ज लगाया गया, फिर कैसे गवर्नमेंट, देखिए 2018 में इसमें याद रखिएगा सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने यहाँ इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी थी, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ जो गुड्स थे उनपे मतलब एजुकेशन सेस को कन्वर्ट कर दिया सोशल एंड वेलफेयर सरचार्ज में। और दूसरा कहाँ, यहाँ जो हम लोगों की इनकम मतलब आम लोगों की इनकम पर भी जो टैक्स दैट मींस सेस लगता था एजुकेशन सेस, उसको चेंज कर दिया 4% पे, क्या नाम रख दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिससे 11,000 करोड़ निकलेंगे और वो कहाँ जाएंगे, आयुष्मान भारत प्रोग्राम में। और ये चीज और रहेगा यहाँ पर बिल्कुल चेंज नहीं, मतलब ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस ऑन दिस, ये 10% 50 लाख की इनकम में और 15% 1 करोड़ की इनकम, इसमें कहीं पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, बस यहाँ पर चेंज हुआ। ये इसलिए बिकॉज की कुछ पीएससी एग्जाम से पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आप सबने सुना हुआ या फिर आप सब लोग चाहते होंगे कि मैं टैक्स बचाऊं यार, मतलब कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता फ्रैंकली, अगर हम सब बोलते हैं कि टैक्स देना चाहिए टैक्स देना चाहिए, बट फ्रैंकली बताऊं तो कोई टैक्स नहीं देना चाहता है। फाइन, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा टैक्स की चोरी ही करनी पड़े, जैसे कि बड़े बड़े लोग, हमारे बड़े बड़े नेता जैसे बड़े बड़े चोर, वो टैक्स की चोरी करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं आप टैक्स की चोरी करो। आप बिल्कुल लीगल तरीके से जब टैक्स बचाते हो ना, उसे हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, क्या बोलते हैं उसे, टैक्स अवॉइडेंस। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से अगर टैक्स को बचाते हैं, उसे हम बोलते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, टैक्स इवेजन। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे टैक्स अवॉइडेंस, उसके बाद हम जानेंगे कि ये टैक्स इवेजन क्या होता है। फाइन, तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, देखिए टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर वहां पर आप पैसों को अपने इन्वेस्ट कर दो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी इनकम 5 लाख रुपए, अब मेरी इनकम टैक्सेबल है, ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके अंदर एक प्राविधान है, मतलब प्रावधान है जो भी उसको बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर प्रावधान है, मतलब जो एक क्लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट में अपने इनकम के कुछ पैसे लगाते हो तो आपकी वो वाली इनकम टैक्स से छोड़ दी जाएगी। फॉर एग्जांपल कि मुझे मान लीजिए मेरी आखिरी की जो 2.5 लाख रुपए की इनकम है उस पर टैक्स लग रहा है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये 2.5 लाख रुपए पे टैक्स ना लगे, ठीक है, आई वांट दिस कि मेरी 2.5 लाख रुपए टैक्स ना लगे, तो अगर मैं इस पैसे को मतलब अपने आखिरी के पैसे को अगर जो गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर दूं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। इन्वेस्ट करना मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल की एक और मान लीजिए कौन सी चीज, फॉर एग्जाम्पल जीपीएफ, ठीक है, मतलब प्रोविडेंट फंड या जीपीएफ या आप प्रोविडेंट फंड लगो, अगर इसके अंदर मैं अपनी 1.5 लाख रुपए की इनकम रखूं तो गवर्नमेंट ये 1.5 लाख को टैक्स नहीं करेगी, लेकिन बाकी जितनी है इसको टैक्स करेगी, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अब आपको बताया था जो सेक्शन 80C, एक्चुअली सेक्शन 80C के अंदर लिखा है कि अगर कोई भी बंदा इंडिया का अपनी 1.5 लाख की इनकम बचाना चाहता है, मतलब टैक्स बचाना चाहता है, तो वो अपनी इनकम को इन इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करे, फॉर एग्जांपल पीएफ हो गया, एनएससी हो गया, ठीक है, अगर आप इन इनकम पे मतलब रखोगे तो आपका ये जो टैक्स है मतलब उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट ने लीगली बताया इस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हो। अब आप बोलेंगे इससे तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, नो, गवर्नमेंट विल नॉट बी इन लॉस, व्हाई, बिकॉज देखिए आपने पीएफ पे मतलब आपने अपना 1.5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट को दे दिया ना, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको उस पर इंटरेस्ट भी देगी, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बस टैक्स बचा लिया, इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 1.5 लाख रुपए लगाए, 10 लाख दैट मींस 10 लोगों ने 1.5 लाख रुपए लगाए और मान लीजिए वो हो गया 10 लाख रुपए, मान लीजिए, ठीक है, आई डोंट दैट मींस नो इट इज नॉट 10 लाख, बट मान लीजिए 10 लाख रुपए हो गए। अब गवर्नमेंट हो सकता है उसे कहीं पर लगा दे, मतलब कोई अच्छा सा प्लॉट बनवाने में, कोई अच्छी सी चीज बनवाने में लगा दे, और गवर्नमेंट को वहां से पैसा आने लगा तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट रेट भी दे देगी और आपका टैक्स का जो 1.5 लाख था वो भी दे देगी। तो यहाँ पर देखिए आपको भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा हो, गवर्नमेंट को यहाँ पर बिल्कुल भी लॉस भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने अच्छे से यूज कर लिया, ऊपर आपको ज्यादा फायदा हो गया, ठीक है, इसे हम लीगल तरीके से बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो आप भी अपनी 1.5 लाख की इनकम बचा सकते हैं, ठीक है, कैसे बचा सकते हैं मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। फाइन, अब देखिए अब टैक्स इवेजन क्या होता है, ये इलीगल होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कुछ टैक्स लॉज होते हैं, ठीक है, अब टैक्स लॉज में ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, अब जब उन लूप होल्स का कोई भी कंपनी यूज करती है, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए, उसे हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। क्या बोलते हैं टैक्स इवेजन, फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी टैक्स बचाने के लिए जो लॉज रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जैसे लॉज रहते हैं, अगर उनका यूज करती है उसे हम बोलते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है, ये इलीगल रहता है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसको काउंटर करने के लिए गार लाया है, ठीक है, ये आपको आगे पढ़ के मतलब दैट मींस आगे एक्सप्लेन करूंगा गार क्या होता है, आपने देखा होगा शुरू की स्लाइड्स में। अब देखिए अब ये इलीगल इनकम कैसे मतलब टैक्स दैट मींस इलीगल टैक्स कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ इनकम कमाई और उसमें आपने टैक्स नहीं दिया तो वो हो गया इलीगल इनकम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कैसे यहाँ पर पैसे लूप होल कैसे यूज किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी शॉप है और मैं यहाँ पर बहुत पैसे छाप रहा हूँ और गवर्नमेंट को पता ही नहीं मेरी शॉप है, ठीक है, ऐसा हमारे एरिया में बहुत होता है यार, मतलब बहुत लोग टैक्स नहीं देते, मैंने देखा है।
तो वो एक तरीके का लूप होल मैं लॉ का यूज कर रहा हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल इलीगल टैक्स, दैट मीन्स इलीगल इनकम ऑफ माइन, ठीक है। या फिर आप उसे ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ब्लैक मनी मतलब अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो वो ब्लैक मनी बन जाती है। और जो ब्लैक मनी इकोनॉमी में फ्लो करती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पैरेलल मनी या फिर ग्रे इकोनॉमी, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक ग्रे इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, ये सब उसे हम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें अब देखिए ब्लैक मनी मतलब जिस भी इनकम में आपने टैक्स नहीं किया तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं गया, ठीक है, तो जो इनकम आपकी बची उसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं, ठीक है। और सिर्फ पैरेलल इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी भी बोला जाता है, फाइन। और जब आप इन पैसों को वाइट करवाते हैं, ठीक है, जब आप इन पैसों को वाइट करवाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब आपने क्या लॉन्ड्री में जाके वो ब्लैक मनी को वाइट करवा दिया, उसे क्या बोला जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग, फाइन। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे, अगर आपको याद हो पी नोट्स में मैंने आपको बताया था वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, जैसे याद हो वो स्किप कर सकता है 2-3 मिनट के लिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो देखिए क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये इंडिया हो गया और ये हो गया हमारा मॉरिशस छोटा सा। अब हमारे साथ इंडिया और मॉरिशस का एक एग्रीमेंट है कि अगर कोई भी कंपनी अगर इंडिया से मतलब मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट लाएगी, अब चेंज कर दिया, मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट लाएगी तो हम उसके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां क्या होता था कि बहुत सारी शेल कंपनी स्टैब्लिश की गई। शेल कंपनी मतलब जो कंपनी काम नहीं करती, बस नाम के लिए कंपनी है, ठीक है, पहले ही ऐसा था। तो अब क्या करते थे हमारे नेता लोग, बड़े बड़े चोर लोग क्या करते थे कि किसी तरीके से पैसे निकाल के इन शेल कंपनीज में भेज दिया करते थे और इनसे बोलती थी आप यहाँ पर पैसा लगाओ। तो आपने क्या किया, अपना ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी यहाँ से भेजा शेल कंपनी में। शेल कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बस आपने नाम के लिए यहाँ पैसा लगा लिया और बोल दिया देखो इन्होंने मुझे डोनेशन दिया, देखो मेरी वेबसाइट में डोनेशन आया और ये व्हाइट मनी है और दिस इज व्हाट वी कॉल मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे शिवाजी द बॉस में करते हैं ना, याद है थोड़ा बहुत, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल राउंड ट्रिपिंग और शेल कंपनी और पी नोट्स, ठीक है। ये मैंने पी नोट्स वाले में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहां पर जाके अच्छे से सुन सकते हैं। अब एक और चीज आती है, एक और टाइप का टैक्स हमें देखने को मिलता है, वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और विथ होल्डिंग टैक्स। मतलब सबसे नहीं लिया जाता है, कहीं कहीं पर लिया जाता है। टैक्स क्या रहता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स कैसे वसूला जाता है। मान लीजिए 2 एंटिटीज है, मान लीजिए एक आप हो और एक मैं हूं, आपका नाम ए है और मेरा नाम के है, ठीक है। अब मान लीजिए आप मेरे को पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए जब मैं पैसे रिसीव करूंगा उसके बाद मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरूंगा, ठीक है, उससे पहले टैक्स क्यों भरूंगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और विद होल्डिंग टैक्स, मतलब आप सोर्स से समझ सकते हैं कि जब मैं इसको पैसा दूंगा उससे पहले ही, मतलब ये जो ए है आपको पहले ही वो पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और विथ होल्डिंग टैक्स। मतलब एक्चुअली होना क्या चाहिए, जो टैक्स देना चाहिए मतलब मुझे टैक्स दिया जाना है, मतलब जब मुझे पैसे मिलेंगे इसके बाद मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। लेकिन यहां पर क्या किया जाता है कि मेरे नाम पे जो टैक्स रहता है वो ऑलरेडी, जो आप हो, ठीक है, ए हो, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट को टैक्स दे चुका है, इसलिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप समझ सकते हैं ना कि टैक्स को पहले सोर्स पे डिडक्ट कर लिया गया है, इसे हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और विथ होल्डिंग टैक्स, फाइन। अब इसके प्रॉफिट क्या होते हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी भी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब काफी बड़ा इंडिया में धीरे धीरे इसका चलन आ रहा है, मे बी शायद तक फ्यूचर में और अच्छे से किया जाएगा। देखो इसका मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें क्या है कि जो आप पेमेंट दे रहे हो उसको सबसे पहले ट्रैक किया जा सकता है, मतलब आप पैसे चुरा नहीं सकते, मतलब आप पेमेंट कर रहे हो उसी टाइम आपको टैक्स देना है, मतलब आप यहाँ पेमेंट चुरा नहीं सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पेमेंट को ना ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो पेमेंट दी, कितनी पेमेंट दी, अब यहाँ पर लगातार आप पेमेंट ट्रैक करोगे कि इसको लगातार 2 लाख की पेमेंट जा रही है, 4 लाख की पेमेंट आ रही है, इतनी पेमेंट आ कहां से रही है, तो इनकम टैक्स छापा मार सकती है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है। तो फाइन, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, मतलब जे सेस, सरचार्ज, ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, टैक्सेस क्या होते हैं, ओके, एंड नाउ ऑल दीस थिंग्स वी हैव कवर्ड अंडर अबव 2 लेक्चर, ठीक है। मतलब हम यहाँ तक टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग ये सब समझ चुके हैं। अब आगे के लेक्चर में मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लेक्चर लगेंगे मुझे आपको कंप्लीट इनडायरेक्ट टैक्सेस बताने में, फिर डीटीए और उसके बाद गार, डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है, और ये सब बताने में मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लेक्चर लग जाएंगे, फिर वी विल कवर दैट मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस, फाइन। So this was a small lecture for you all. I hope you must have liked the lecture. If you have liked, please that means click on the like button. Thank you and nice day, friends.